Hello everyone, welcome to my channel Gunjan's Biology Classes. Myself Dr. Gunjan Goel, and today we are going to do another chapter of your class plus one, that is cell cycle and cell division. So this is the chapter number 10th of your class plus one. So cell cycle and cell division. So last chapter we studied about the cell structure and functions. So we have already done that chapter, the number of the types of the organelles present in the cell and everything. Now we are going to do the another chapter, that is cell cycle and cell division. And this is a very interesting chapter. So this chapter is I have divided this chapter into 4 parts. So part 1, part 2, part 3, part 4. So this is the first part of your class 10th chapter. So let's see what are the topics we'll be covering under this chapter. So we are going to do the introduction about the chapter about the cell cycle, and then cell cycle होती क्या है, cell cycle के कितने phases हैं, और उसका जो first phase आता है that is interphase के further sub phases हैं G1 phase, S phase and G2 phase. So we are going to do all these things under this video. So let's start our video. So let's see the introduction of this chapter. So जैसे कि हमें सबको पता है, so we have already done कि जो हमारे organisms हैं वो सब किससे बने हुए होते हैं, they all form from cell is a structural and functional unit of life. चाहे कोई भी स्मॉल बिग ऑर्गेनिज्म है, सब सेल से बने हुए हैं, कोई सिंगल सेल से बना हुआ है, कोई मल्टी सेल से बने हुए हैं, राइट. सो सब की सब अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एज यू कैन सी हियर they all start their life from a cell, right. So characteristics क्या है सेल के, अगर हम characteristics बात करें, सेल लिविंग कैसे रहता है, उसकी क्या क्या characteristics हैं. एक तो जो हमने पढ़ा था कि वो ग्रोथ शो करे, जो जिसमें ग्रोथ हो रही है वो सेल जो है जिसमें ग्रोथ हो रही है, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है. जैसे कि एक से जिस इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. दूसरा हो गया रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, 1 से 2 बन रहे हैं, ठीक है, 2 से 4 बन रहे हैं, एंड सो ऑन, ठीक है. सो जो ये दोनों फीचर्स हैं, ये इसके करेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं किसी भी सेल को लिविंग बताने के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बताने के लिए, ठीक है. ये करेक्टरिस्टिक्स हो गए हमारे सेल के. सो ये जो अब ये 2 फीचर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो ये किस पे डिपेंड करते हैं. दे डिपेंड की डिवीजन और एनलार्जमेंट सेल की हो रही है, ठीक है. सो जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन किस पे डिपेंड करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा किसी चीज की ग्रोथ हो रही है या किसी चीज की रिप्रोडक्शन हो रही है. तो वो सेल की अगर डिवीजन हो रही है, अगर सेल साइज में बड़ा हो रहा है, ठीक है, एनलार्ज हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, दैट मीन्स उसकी ग्रोथ हो रही है. अगर सेल का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स उसकी डिवीजन होके 1 से 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, दैट मीन्स कि उसकी डिवीजन हो रही है, दैट मीन्स वो रिप्रोड्यूस कर रहा है. तो ये दोनों फीचर्स सेल के कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं, और ये सेल की डिवीजन और एनलार्जमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं. एज यू कैन सी हियर कि ग्रोथ में साइज बड़ा हो रहा है, डेवलपमेंट में अगर हम बात करें रिप्रोड्यूस हो रहा है, 1 से कई ज्यादा सेल्स बन रहे हैं, कई ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, ठीक है. और अगर हम मैकेनिज्म की बात करें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, इसको ये जो मैकेनिज्म है पूरा का पूरा, जिसमें डिवीजन भी हो रही है और सेल्स मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ये सारा का सारा क्या बनाता है, हमारा सेल रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है. सो 2 फीचर्स आ गए. कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ कहां से स्टार्ट करता है, फ्रॉम अ सिंगल सेल, ठीक है. आइदर इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स, फर्स्ट इज ग्रोथ एंड सेकंड इज रिप्रोडक्शन, एंड दीज डिपेंड्स अपॉन द कि हमारी डिवीजन और एनलार्जमेंट सेल्स में कितनी हो रही है, और ये टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं रिप्रोडक्शन की. डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है वो रिप्रोडक्शन को शो करते हैं. ओके, सो लेट्स सी कि अब सेल साइकिल जो हमारा चैप्टर है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल साइकिल होती क्या है.
सो सेल साइकिल में क्या है कि जो डिवीजन है, जैसे हमने बात करी कि मल्टीप्लाई करना, उसकी ग्रोथ होना, ठीक है, वो डिवीजन का पार्ट हो गया, रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया। सो सेल डिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। इसके अंदर सेल में क्या क्या होता है, ठीक है। अगर हम सेल डिवीजन की बात करें, सेल डिवाइड करता है तो सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल के अंदर सेल के न्यूक्लियस के अंदर, है ना, डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो कि जो डिवाइड करके डबल हो जाता है, ठीक है। सेल डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक है, डबल हो जाता है, उसकी ग्रोथ होती है और फिर वो फर्दर दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, अलग अलग चला जाता है और वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने अभी आपको समझाया, इसको हम डोंट वरी इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस पॉइंट राइट नाउ, सो हम इसको फर्दर आगे हमारी स्लाइड्स में पूरा डिटेल में करने वाले हैं कि जो सेल डिवीजन हमारी किस तरह से होती है, सेल उसके अंदर रेप्लिकेशन जो है डीएनए की, वो कौन से फेज में होती है सेल के, क्योंकि हम सेल के फेजेस पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। तो उसके बाद पहली चीज तो हो जाती है कि सेल में, सेल साइकिल में क्या हो गया कि हमारी सेल की सेल सिंथेसाइज करता है डीएनए, डीएनए की रेप्लिकेशन हुई, ठीक है। उसके साथ साथ सेल की ग्रोथ भी होती है, ठीक है। सेल की ग्रोथ भी होती है, पहले उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है, फिर सेल की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए। बस आप इसमें इतना समझिए कि सेल की ग्रोथ हो रही है और सेल जो है उसमें साइटोप्लाज्म, हमने दो चीजें पढ़ी थी सेल के अंदर, सबको पता होगा, न्यूक्लियस जो होता है, हम ब्रेन होता है सेल का, ठीक है। तो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है, तो पहले न्यूक्लियर डीएनए जो है न्यूक्लियर मटेरियल है, डीएनए जो है वो डबल कर जाता है, रेप्लिकेट कर जाता है। अब एक सेल ने दो सेल में बनना है, ठीक है। आप सब समझिए, अगर एक सेल ने दो में डिवाइड होना है तो जो उसका न्यूक्लियस है, उसका ब्रेन है, उसको भी डबल होना पड़ेगा, ठीक है। उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है अंदर, उसको डबल करना पड़ेगा ताकि सब में इंडिविजुअली चला जाए और उस सबके पास अपना अपना ब्रेन रहे, ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज। तो पहले तो अंदर का मटेरियल डबल हो जाएगा, ठीक है, ताकि वो अलग अलग दो डॉटर सेल्स में इक्वली पहुंच सके। फिर उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म, पहले तो न्यूक्लियस का काम हो गया, फिर जो साइटोप्लाज्म है वो अपना, मतलब उसमें साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हो जाएगा, वो उसमें फर्दर डिवीजन शुरू हो जाएगी। तो ताकि ये दो, जैसे अब देखिए पहले अंदर का मटेरियल डबल हो गया, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ऐसे फरो बन के ये अलग अलग होना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण जब ये एक टाइम आएगा कि ये अलग अलग होके ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे, ठीक है, इंडिविजुअल सेल्स बन जाएंगे। उसके बाद जो डीएनए सिंथेसिस है, ये हम सारे पॉइंट्स आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब डीएनए जो सिंथेसिस है वो भी एक पर्टिकुलर स्टेज पे ही होती है, डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे होती है, ठीक है। तो उसको हम स्टडी करेंगे आगे। उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं कि अभी हम सिर्फ एक जनरल देख रहे हैं कि सेल साइकिल में होने क्या क्या वाला, हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। सो जो ड्यूरेशन है, अगर हम यूक्रियोटिक सेल्स में ही सेल साइकिल देखा जाता है, तो यूक्रियोटिक सेल्स में जो, अगर हम सेल साइकिल में अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 24 आवर्स में पूरा का पूरा सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ह्यूमंस के केस में सब में वेरी करता है, अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो इतने ये 24 आवर्स में सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। बट अगर हम यीस्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें 90 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाता है, ओके। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमने अभी बात करी कि सेल साइकिल में फेजेस होते हैं, ठीक है। एज सच देखा जाए भी, अब सेल के अंदर डिविजन्स हो रही हैं तो कोई, अगर हम ब्रॉड लेवल पे सोच के देखें तो ऐसे कोई फेजेस बने नहीं होते, बट हमने ये अपनी स्टडी को इजी करने के लिए उसको फेजेस का नाम दे दिया गया है कि जो अलग अलग चेंजेस, फेजेस मतलब चेंजेस, जो चेंजेस हम सेल के अंदर ऑब्जर्व करते हैं उसको हमने फेजेस का नाम दे दिया है, ठीक है। तो जो चेंजेस हैं, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें कितनी तरह के चेंजेस देखे गए हैं, उन चेंजेस को हमने एक नाम दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल साइकिल है दो बेसिक फेजेस में डिवाइड की गई है, फर्स्ट इज इंटरफेज एंड सेकेंड इज एम फेज, दैट इज माइटोटिक फेज। और माइटोटिक फेज का ही पार्ट होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है।
तो हमने ये बेसिकली 3 फेजेस पढ़ने हैं आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरफेस की अगर बात करें, सो इंटरफेस में 3 फर्दर फेजेस आ जाते हैं, जैसे कि G1 आ गया, ठीक है, S फेज आ गया एंड G2 आ गया। So G1 is a gap 1 phase, S is synthesis phase and G2 is gap 2 phase, ठीक है, या तो ग्रोथ या फिर गैप, इसको दोनों नाम से बोल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो पूरा का पूरा साइकिल है इसमें, ठीक है, ये वाला, ये जो है हमारा, ये इंटरफेस कहलाता है, ठीक है, ओके। G1, S phase and G2 phase, they all together constitute interphase. So this is the first phase जो हम स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। देन सेकेंड फेज जो हमारा आ जाता है माइटोटिक फेज, दैट इज M फेज, ये है हमारा सेकेंड फेज। फर्स्ट आ गया हमारा इंटरफेस, सेकेंड आ गया हमारा माइटोटिक फेज, ठीक है, ये सेल के अंदर सब कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज आ जाती है हमारी साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म की डिवीजन। ये दोनों चीजें हमारी न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये वाली जो फर्दर चीज हो जाती है ये साइटोप्लाज्म में हो जाती है, ठीक है। तो ये हम इसका आगे स्टडी करेंगे, ओके, डोंट वरी। सो अगर हम बात करें इंटरफेस की, इंटरफेस में 3 फेजेस आ गए, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। एंड M फेज के अंदर 4 फेजेस आ गए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। These terms might be new for you, but don't worry, हम इसको continuously repeat करते जाएंगे, आगे आप समझेंगे, आपको साइकिल पूरा का पूरा समझ में आएगा कि हर सेल में ये साइकिल होता है और ये किस तरह से होता है, तो आपको ये टर्म्स याद हो जाएंगी, ठीक है। देन इज थर्ड इज साइटोकाइनेसिस, जिसमें हम साइटोप्लाज्म की डिवीजन की बात कर रहे हैं। उसके बाद जी देखिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा फर्स्ट फेज आ गया, दैट इज इंटरफेस। इंटरफेस को रेस्टिंग फेज का नाम ही दिया गया है, ठीक है, इसको रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर इंटरफेस की बात करें, ठीक है, हम बात करें, अगर मैं सेल साइकिल ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर हम बेसिकली एक सेल साइकिल ड्रॉ करें तो आप ऐसे समझ लीजिए, दिस इज M फेज, ठीक है, दिस इज G1 फेज एंड दिस इज S फेज, दिस इज G2 फेज, ठीक है। तो ये जो सारा का साइड, ठीक है, ये वाला हमारा इंटरफेस हो गया, ठीक है। पर ये हो गया हमारा माइटोसिस, माइटोटिक प्लेट, ठीक है, माइटोसिस फेज, ठीक है, M फेज जो है। तो जो ये वाला M फेज, फर्स्ट M फेज, ठीक है, एक M फेज का, ठीक है, M फेज 1 सपोज समझ लीजिए आप, इसका स्टार्ट यहां से, ठीक है, यहां से यहां तक दूसरा M फेज, सेकेंड M फेज स्टार्ट होने से पहले जो ये बीच का पार्ट है हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है, इंटरफेस, ठीक है। 2 सक्सेसिव M फेज के बीच का जो भी पार्ट है वो हमारा इंटरफेस कहलाता है, ठीक है, ओके। तो इसके अंदर अब हम सिंपल इंटरफेस की बात करते हैं। तो जो इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर क्या क्या होता है, इंटरफेस में सेल की ग्रोथ होती है और डीएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो 3 फेजेस हैं इसके, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। इसमें आप देख सकते हैं G1 फेज है, उसके अंदर भी सेल की ग्रोथ होती है। सिंथेसिस फेज मतलब डीएनए इसके अंदर सिंथेसिस होता है, इसमें डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए S फेज में डबल हो जाता है। और जो G2 फेज है इसके अंदर भी सेल की ग्रोथ होती है। तो सेल की ग्रोथ और सेल डीएनए की सिंथेसिस, रेप्लिकेशन जो है, ये तीनों, दोनों की दोनों चीजें इन तीनों फेज में होती हैं। और ये तीनों फेज किसका पार्ट है, इंटरफेज का, ठीक है। और हम अगर ह्यूमन सेल साइकिल की बात करें तो वो 24 आवर्स का टाइम लेती है। तो उसमें से जो 95% ड्यूरेशन है सेल साइकिल का, वो इंटरफेस में सेल रहता है। इसके अंदर ही सेल की ग्रोथ और सेल की डीएनए सिंथेसिस होती है, ठीक है। अगर हम अब बात करें 3 फेजेस की, फर्स्ट फेज हमारा आ जाता है G1 फेज, जिसको गैप 1 फेज बोला जाता है या फिर ग्रोथ फेज भी बोल सकते हैं, जिसमें प्राइमरी ग्रोथ होती है सेल की।
एस फेज आ जाता है जिसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसके अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए डबल हो जाता है। फिर हमारा G2 फेज आ जाता है जिसको सेकेंडरी ग्रोथ फेज बोला जाता है। इसको गैप 2 फेज भी बोलते हैं, ग्रोथ फेज भी बोल सकते हैं सेकेंडरी। सेकेंड ग्रोथ होती है सेल की। ओके, देन हमारी माइटोसिस, उसके बाद सेल G1S, ठीक है, इस तरह से सेल साइकिल रहती है आपकी। G1S और G2 फेज ये तीनों इंटरफेज के पार्ट हैं। ओके, अब इनको डिटेल में स्टडी करते हैं कि कौन से इवेंट्स कौन से फेजेस में होते हैं। हमने फर्स्ट ऐसे ही जनरल पढ़ लिया है कि सेल की ग्रोथ होती है इंटरफेस के अंदर, और सेल की डीएनए की रेप्लिकेशन भी एस फेज में, दैट इज इंटरफेस के अंदर होती है। पर अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन से करेक्टरिस्टिक इवेंट्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू इज G1 फेज। सो G1 फेज इज गैप 1 फेज और एंटी फेज, इसको क्या बोल सकते हैं, और एंटी फेज, ठीक है। सो G1 फेज फर्स्ट गैप फेज, ये वाला जो पार्ट आ गया हमारा, ये जो ग्रीन सा आप देख सकते हैं यहां से यहां तक, ठीक है, ये हमारा आ गया G1 फेज ऑफ इंटरफेस, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रोथ फेज होता है सेल डिवीजन के बाद, ठीक है। यहाँ पे सेल डिवीजन होती है, उसके बाद जो है सेल G1 फेज के अंदर एंटर कर जाता है, M फेज से G1 फेज के अंदर एंटर कर जाता है। ये इंटरवल रहता है माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का। अब फर्स्ट फेज हमारा G1 फेज हो गया, उसके बाद हमारा S फेज आता है, ठीक है। सो G1 फेज ये वाला हमारा M फेज है, ठीक है। तो अगर हम G1 की बात करें, G1 क्या है, इंटरवल है माइटोसिस और M फेज और S फेज के बीच का, ठीक है। और G1 फेज का अगर हम टाइम की बात करें, इसके अंदर जो सेल है वो अबाउट 10 आवर्स रहता है। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो इसमें सेल 10 आवर्स तक रहता है और उसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट इवेंट, लेट्स सी कौन से इवेंट्स होते हैं G1 फेज में। फर्स्ट इवेंट होता है कि सेल की ग्रोथ जो है वो कॉन्टिन्यूअस रहती है, इसके अंदर सेल की ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली होती रहती है, ठीक है। तो सेल इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है। और G1 फेज में सेल प्रिपेयर करता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, डीएनए रेप्लिकेशन हमारी एस फेज के अंदर होती है। बट एस फेज में सेल भेजने से पहले, सेल एंटर करने से पहले अपने आप को कुछ प्रिपेयर करता है, और वो सारी प्रिपरेशन जो है रेप्लिकेशन के लिए G1 फेज के अंदर होती है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज भी प्रोड्यूस होती हैं और आरएनए और प्रोटीन्स की सिंथेसिस भी हमारी G1 फेज के अंदर रहती है, ठीक है। सो ये कि सारे के सारे हमारे इवेंट्स हैं जो G1 फेज में होते हैं। तो बेसिकली आपको क्या याद करना है कि G1 फेज होता क्या है, वो M फेज और S फेज के बीच का इंटरवल है। इसके अंदर सेल जो है 10 आवर्स तक रहता है, अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स तक सर्वाइव करता है, 10 आवर्स तक रहता है। और उसके अंदर कौन से इवेंट्स होते हैं कि इसमें ग्रोथ हो जाती है सेल की, उसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, और सिंथेसिस होती है आरएनए प्रोटीन्स की, कुछ ऑर्गेनेलीज भी इसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं। सो ये तो हमारा हो गया G1 फेज, ओके। सो नेक्स्ट इज हमारा सिंथेटिक फेज। हमारा सेकेंड फेज कौन सा आ गया, सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज इज एस फेज। इसका फर्स्ट इवेंट ही बेसिकली क्या होता है, ये एस फेज होता कौन सा फेज है, G1 और G2 के बीच का जो फेज है दैट इज एस फेज, ये वाला हमारा एस फेज है, ठीक है। सो इसके अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, एज यू कैन सी। आप डीएनए देखिए, डीएनए अगर ऐसे है, एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं, पर ये आपस में जुड़े रहते हैं, ऐसे नहीं अलग अलग हो जाएंगे। अगर ऐसे है, सपोज हमारा डीएनए ऐसे होता है, तो ये दो डीएनए में रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है, ओके। सो ये जो है हमारा एक से दो में बन गया, ये डीएनए है हमारा, ठीक है। एक से दो में इसकी रेप्लिकेशन हो गई। तो ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है, सिंथेसिस फेज में। सिंथेसिस का मतलब किसी चीज का बनना, किसका बनना, डीएनए का बनना, ठीक है।
ताकि सेल आगे फर्दर अगर डिवाइड हो डॉटर सेल्स में तो डीएनए जो है उसके पास अपना अपना रहे। तो अमाउंट ऑफ डीएनए जो डबल हो जाती है वो एस फेज के अंदर होती है। बट इसमें आप ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि जो डीएनए है वो डबल होता है, पर जो क्रोमोसोम नंबर है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो इंक्रीज नहीं होता, वो सेम रहता है। क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है हमेशा। ओके, तो एस फेज में बस एक ही पॉइंट याद रखना है आपको, सिंथेसिस होती है, इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए डबल हो जाता है और क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता, और ये G1 और G2 के बीच का पार्ट है। एस फेज इज बिटवीन द G1 एंड द G2 फेज। ओके, आप इसमें देखिए जैसे ये एक डीएनए था, ये डीएनए डबल हो गया, ये सेल के अंदर ही हो रहा है। और G1 फेज में सेल जो है वो 10 आवर्स तक रहता था, इसके अंदर सेल अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स तक रहता है और वो अपना काम करता है ताकि एस फेज में वो डीएनए को रेप्लिकेट कर सके। सो दिस इज अबाउट द एस फेज। ओके, नाउ कम्स टू द third phase of the interphase, that is G2 phase. G2 phase is gap 2 phase और growth 2 phase, secondary growth phase इसको बोल सकते हैं। सो आप इसको भी देखिए, ये जो पार्ट है हमारा, ये यहाँ का, ये हमारा सारा का सारा पार्ट, ये हमारा G2 phase है। ओके, सो दिस इज दी सेकेंड ग्रोथ फेज। सो इसके अंदर ये कब होता है, ये जब एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है तो उसके बाद सेल जो है वो ग्रोथ 2 फेज में एंटर कर जाता है और इसके अंदर फर्दर ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। इसके अंदर भी सेल के अंदर इस फेज में भी ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। इसमें आरएनए और प्रोटीन सेल्स के अंदर बनते रहते हैं और सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है माइटोसिस के लिए ताकि वो माइटोटिक फेज में एंटर कर सके। सो सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर माइटोटिक फेज इन G2 फेज। G2 फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो M फेज में एंटर कर सके। ठीक है, ये सबसे छोटा फेज होता है। G2 फेज जो है अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 घंटे तक रहता है। ठीक है, तो अगर हम आप बात कर ले, इसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ फेज है, ये एस फेज के डीएनए की सिंथेसिस के बाद ये वाला फेज आता है और इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है और इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो एम फेज में एंटर कर सके और इस फेज में सेल जो है वो 3 से 4 घंटे तक रहता है ताकि वो सारी की सारी चीजें परफॉर्म कर सके, सारी इवेंट्स इसमें परफॉर्म कर सके। ठीक है, सो ये हमारा तीनों जो G1, S फेज और G2 फेज, ये तीनों फेज मिला के हमारा बनता है इंटरफेज और इसमें जो सेल है वो अप्रोक्सीमेटली 95% टाइम अपना स्पेंड करता है और सेल की सारी एक्टिविटी को, सेल साइकिल की एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर हम उसके बाद हमारा सेकेंड फेज आ जाता है, दैट इज एम फेज। एम फेज आ गया। ठीक है, G1 से S फेज, S फेज से G2 फेज, अब G2 फेज से सेल कहाँ चला गया, M फेज के अंदर। M फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन होती है, दैट इज माइटोसिस होती है सेल के अंदर। ठीक है, तो ये आप बहुत डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। पर अगर हम एम फेज की बात करें, इसके अंदर ह्यूमन सेल साइकिल के अंदर एम फेज अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 घंटे के लिए ही रहता है बिकॉज वो बाकी सारा काम वो 95% ऑफ टाइम वो इंटरफेस में रहता है। और अगर हम एम फेज का टाइम पीरियड की बात करें अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 आवर्स तक वो रहता है एम फेज के अंदर। और एम फेज में 2 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट इवेंट इज हमारा कैरियोकाइनेसिस, दैट इज फर्स्ट इवेंट। सेकेंड इवेंट इज हमारा साइटोकाइनेसिस, दैट इज सेकेंड इवेंट। तो कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। अगर हम इनको ब्रेक करके बात करें तो न्यूक्लियर डिवीजन जो है दैट इज कैरियोकाइनेसिस, वो इसके अंदर देखी जाती है। साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज साइटोकाइनेसिस। सो ये 2 प्रोसेसेस एम फेज के अंदर देखे जाते हैं। सो अगर हम लोग कैरियोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होती है तो इसके 4 फेजेस आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज।
ठीक है, ये चारों इवेंट्स, चारों फेजेस न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इसकी पूरी की पूरी इसके अंदर क्या कैसे होता है, ये हम पूरा का पूरा माइटोसिस में स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ आपकी नीट एग्जाम्स के लिए, ठीक है। उसमें से बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आते हैं। उनकी जो है सेल की साइकिल के फेजेस आपको, उनको शायद किस तरह से कहाँ पे क्या होता है, किस फेज में क्या चीज होती है, कितने टाइम के लिए रहता है सेल, वो सारा का सारा आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। तो ये हो गया हमारा पहला इवेंट, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। दूसरा हमारा इवेंट हो गया दैट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाती है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गए थे दो में, ठीक है। उसके बाद अब ये जो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड होके सेपरेट डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो साइटोकाइनेसिस ये भी हम पूरा का पूरा स्टडी करेंगे आगे, ठीक है। सो अगर हम बात कर रहे हैं डिवीजन की, तो ये हमने बात करी कि हाँ कुछ सेल्स में डिवीजन सब में अप्रोक्सीमेटली सेल डिवाइड करता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जिसमें सेल डिवीजन शो नहीं करता, जैसे कि हार्ट सेल्स। अगर हम अडल्ट एनिमल्स में बात करें तो हार्ट सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनमें डिवीजन नहीं होती। तो अगर इसको याद करने के लिए, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि हार्ट सेल्स जो हैं वो डिवाइड नहीं करते। तो हार्ट सेल्स अगर डिवाइड नहीं करते, अगर हम बात करें, तभी ऐसा होता है कि जो हार्ट का कैंसर, कभी आपने सुना नहीं होगा कि किसी को हार्ट का कैंसर भी हो गया, क्योंकि हार्ट के जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करते। कैंसर में भी क्या होता है कि जो सेल की डिवीजन है वो कॉन्टिन्यूस हो जाती है, अनकंट्रोल डिवीजन होनी शुरू हो जाती है सेल की, जो बॉडी के हाथ में नहीं रहती, ठीक है। तो बट हार्ट में जब सेल्स डिवाइड ही नहीं करते तो कैंसर होने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही मतलब फ्यूअर, लाइक एक्सेप्शनली 1 और 2 केस एक साल में कभी सुनने को मिला होगा, वो भी बहुत रेयर। बट यूजुअली जो सेल्स में, हार्ट सेल्स में जो है डिवीजन नहीं होती, बस आपको इतना ही याद रखना है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं कि वैसे तो आपने देखा, ठीक है, जो सेल है एम फेज से G1 में आया, G1 से वो S फेज में गया, S फेज से वो G2 फेज में गया, और G2 से वापस वो N फेज में चला गया। तो ये तो हमारा सेल का साइकिल हो गया। बट हमने अभी बात करी कि कुछ सेल्स जैसे कि ब्रेन सेल्स एज वेल एज मसल सेल्स जो कि डिवीजन शो नहीं करते, ठीक है, जिनमें सेल्स डिवाइड नहीं करते, ठीक है। पर कुछ और ऐसे सेल्स हैं जिनमें जो सेल्स हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि क्या होता है कि सेल अगर डैमेज हो गया, ठीक है, या सेल में कोई खराबी आ गई, या सेल लॉस्ट हो गया ड्यू टू सेल डेथ, ठीक है, सेल की डेथ हो गई, तो उनको रिप्लेस कर देते हैं बाकी सेल्स, ठीक है। तो वो जो सेल्स हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं करते, वो G1 फेज में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। दिस इज एन एक्सेप्शन। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि डिवाइड नहीं करते, और वो G1 फेज में हमने बात करी थी, G1 फेज से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, और वो एक इनएक्टिव स्टेज में एंटर कर जाते हैं जिसको बोलते हैं G0 फेज, ठीक है। समटाइम्स व्हाट हैपन कि G1 फेज से वैसे तो सारा का सारा सेल हमारा S फेज में जाता ही जाता है। सपोज आप देखिए G1 फेज है, ये G1 फेज है हमारा। सो G1 फेज से जो हमारा सेल है वो आगे जाता ही जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर G1 से S फेज में जाता है, बट समटाइम्स व्हाट हैपन कि G1 से S फेज में जाने की बजाय वो मतलब डिवाइड नहीं करता, तो वो एक इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है जिसको हम बोलते हैं G0 फेज। G0 फेज को क्यूसेंट फेज भी बोला जाता है, ठीक है। G0 फेज को और क्या कह देते हैं? Quiescent stage. G0 phase is also termed as quiescent stage. This is very important question from your exam point of view. Always remember what is G0 phase. Some cells in G1 phase that do not divide and enter into an inactive stage, that is called as G0 phase or quiescent phase. Okay. और कुछ सेल्स रिमेन मेटाबॉलिक
मतलब इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनमें डिवीजन नहीं हो सकती, वो खराब हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो वैसे उसमें कुछ ड्यू टू सम रीजंस की एक्सेप्शन वो डिवाइड नहीं करते, तो वो इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। बट जब उनको जरूरत होती है, जब सेल को रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे वो सिग्नल सेंड कर देता है। तो जी नॉट फेज से सेल अपनी डिवीजन शुरू करके वापस से वो एस फेज में चले जाते हैं, ठीक है। बट जी नॉट फेज है क्या, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस वीडियो, पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। वी हैव डन द इंटरफेस पार्ट इन दिस चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट फेज हमने पढ़ लिया है। पहले हमने इंट्रो पढ़ी कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन बेसिकली होती क्या है, और उसमें फर्दर हमने फर्स्ट फेज पढ़ा हमारा इंटरफेज। इंटरफेज जो 95% साइकिल का कवर करता है, उसको हमने स्टडी कर लिया है। अब हम एम फेज के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने बेसिकली बता दिया, जिसमें 2 प्रोसेसेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं माइटोसिस की। ये है हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज कैरियोकाइनेसिस का पार्ट, और साइटोकाइनेसिस। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में साइटोकाइनेसिस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, तो हम दोनों की स्टडी करेंगे। उसके बाद हम एक ओवरऑल स्टेप्स देख लेंगे माइटोसिस की, और सिग्निफिकेंस देख लेंगे। So this is all about your part 1 of this chapter. So I hope this part is clear with you, and if you guys have any doubts, anything, you can ask me, you can suggest me in the comment box. So please like my video and share among your friends so that it reaches the right audience. And please, if you're new to my channel, kindly subscribe my channel by pressing the bell icon so you get the further notifications of this chapter. Okay, further videos of Gunjan biology classes. So thank you, take care, bye bye.